इतनी शक्ति है नारी में कि घर परिवार को संभालते वो अपने एम को पूरा कर सकती हैं और कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि लड़कियां घर को भी संभाल रही हैं, उसके बाद बाहर जॉब भी कर रही हैं, फिर आके फिर घर संभाल रही हैं, पति को भी संभाल रही हैं, बच्चे को भी संभाल रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आने वाला समय और अच्छा आगे आएगा। और माता पिता के लिए बोलना चाहूँगी कि बेटियों को पढ़ने दें। अगर अपने पैरों पर खड़ा हो के वो कुछ पैसे अर्न कर रही हैं और आगे कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उसे करने दें। एक सवाल जो आपसे बनता है कि एक चिकित्सक के रूप में आपने अपनी सेवा दी और अब एक डिप्टी मेयर बन करके आप पूरे जिला को संभाल रही हैं, क्या फ़र्क देखती हैं दोनों प्रोफेशन में? फ़र्क ये है कि पहले मैं सिर्फ एज ए पेशेंट को ट्रीट करती थी। अब है कि पेशेंट अगर समस्या लेके आते हैं तो उनकी समस्या चूँकि हाथ में कुछ पावर आ जाने से उनकी समस्याओं को मैं सॉर्ट आउट कर पा रही हूँ। तैयारी कर रही हूँ मैं विधानसभा की, और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट देगी। एक महिला और एक शिक्षित महिला, अगर ज़्यादा मुझे लगता है कि क्षेत्र का विकास पढ़ी लिखी महिला अगर होती है, शिक्षित होती है और महिला ज़्यादा दुख दर्द को और समस्या को समझ सकती है और उसका निराकरण कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए मिलवाने जा रहे हैं हमारे शहर की एक शख्सियत से, जो कि हमारे शहर की तो डिप्टी मेयर हैं डॉक्टर मोनालिसा, लेकिन ये अपने आप में कई सारी महिलाओं के लिए, पूरे ज़िले के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि एक महिला होकर के उन्होंने जिस तरह से अपने काम में तो अपना परचम लहराया ही, लेकिन इसके बाद अपने प्रोफेशनल क्षेत्र से हटकर समाज के उत्थान के लिए भी राजनीति यानी कि डिप्टी मेयर बनने का निर्णय लिया और डिप्टी मेयर बन करके वो काफ़ी सारा बदलाव हमारे शहर का कर रही हैं। तो आज उनसे जानते हैं उनके पर्सनल जर्नी के बारे में कि शुरुआत उन्होंने कैसे की और आज वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची हैं। डॉक्टर मोनालिसा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ जन्म हुआ, कैसे आप पढ़ाई करती थी बचपन में, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे। उसके बाद रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन संथाल परगना के थे। तो पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था, लेकिन मेरा दादी घर बेगूसराय है और हम लोग पापा का ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ होता था तो मैं और पूरा परिवार वहाँ हम लोग ट्रैवल करते रहते थे। तो जन्म मेरा बेगूसराय में हुआ। उसके बाद मेरी स्कूलिंग, पापा रांची में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन के गए, तो फिर रांची में मेरी स्कूलिंग हुई। उस लाइन कॉन्वेंट में मैं पढ़ी। उसके बाद देवघर में पापा आए, यहाँ संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बने। तो मेरी जो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई वहाँ हुई। फिर मेरी मेडिकल की पढ़ाई कटिहार में हुई और उसके बाद फिर शादी हुई, भागलपुर में मेरी शादी हुई। और चूँकि हस्बैंड यहाँ से एसएमसीएस से मेडिकल किए हुए थे, फिर यहाँ ही इनका पोस्टिंग भी हुआ, तो फिर हम लोग यहाँ बस गए। जी, आपने बड़े सरलता से अपना यहाँ तक का जर्नी बता दिया, लेकिन मैं आपको इतनी सरलता से जाने नहीं दूंगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपकी स्कूलिंग हुई, रांची से आपने पढ़ाई की, ट्रैवलिंग वाला चूँकि ट्रांसफरेबल जॉब था तो ट्रैवल करती रहीं, लेकिन फिर मेडिकल प्रोफेशन आपने कैसे चुना? देखिए, माइंड में ये था, चूँकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, तो एक घर में माहौल था समाज सेवा का। तो ये माहौल देखते हुए मैंने विचार किया कि नहीं, मुझे भी इस क्षेत्र में आना चाहिए और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड नवीन कुमार जी को दूंगी कि पति का सपोर्ट बहुत
बड़ा होता है एक महिला के लिए खासकर, कि आप जब शादी करके आती हैं तो घर का सपोर्ट और हस्बैंड का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे थे और उनके माइंड में था कि नहीं, बेटी को पढ़ाना है, अपने पैरों पर खड़े करना है। ये नहीं कि बस ग्रेजुएशन हो गया, शादी कर दिए, घर बसा दिए। लेकिन उनके माइंड में हमेशा था, मेरी बड़ी भी दीदी भी थी, वो भी हायर एजुकेशन की हुई हैं, और हम लोग 2 बहनें हैं। तो उनके माइंड में था कि नहीं, बेटियों को पढ़ाना है, अपने पैरों पर खड़े करना है, उसके बाद शादी करनी है। मेरी फुआ जी भी हैं, तो उनको भी पापा ने पढ़ाया। और जो भी बच्चे हैं उनके माइंड में था कि नहीं, बेटियों को नहीं, बेटों को भी, ऐसी बात नहीं है, बेटों को भी अच्छा एजुकेशन देना है, ताकि समाज में एक मैसेज अच्छा जाए कि नहीं, पढ़े लिखे इंसान भी कुछ जीवन में कर सकते हैं या इस लाइन में आ सकते हैं। तो एक माहौल ऐसा था समाज सेवा का। जी, कि आपने ये चिकित्सा हाँ, इस क्षेत्र को मैं चुनी हूँ। इसके अलावा जो बात आती है कि जो पहले जिस ज़माने में आप स्टूडेंट रही होंगी, पढ़ाई कर रही होंगी, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लड़कियों को करियर ओरिएंटेड नहीं बनाया जाता था। तो उस फिर आपने कैसे सोचा कि आप किस तरह से, क्योंकि उस वक़्त तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आप श्योर थीं कि जब आपकी शादी होगी तो आप कंफर्टेबली नौकरी कर सकेंगी? हाँ, ऐसा समाज, देखिए, मैं एक्चुअली में ऐसे समाज से हूँ जहाँ अगर देखा जाए तो मैं शहर में ही रहती चली गई। तो उस समाज में सभी के यहाँ ऐसा था कि नहीं, बेटी को पढ़ाना है। लेकिन जब मैं बाहर निकलती थी और बाहर जब देखती थी लोगों को ना, तो अभी भी समाज में ऐसा है कि नहीं, बेटियों को बस 10th कर देना है, इंटर करा के शादी करवा देना है। लेकिन मैं हर एक पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी, चूँकि मेरे परिवार अच्छे मिले, ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि पिताजी भी अच्छे मिले, माँ भी अच्छी मिली, सास-ससुर भी अच्छे मिले, हस्बैंड भी अच्छे मिले। तो मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। लेकिन अदर पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, बेटियों को पढ़ाइए, उसे अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए, स्वावलंबी बनाइए, उसके बाद उसकी शादी कीजिए। तो इससे जुड़ा एक और सवाल लड़कियों के लिए मैं आपकी तरफ से जानना चाहूँगी कि आज जो यूथ्स के बीच वो करियर ओरिएंटेड इतना ज़्यादा हो गई हैं कि कहीं न कहीं वो अपनी फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस कर देना चाहती हैं। उनके दिमाग में एक फ़ोबिया बैठ गया है, वो भी हमारी सोसाइटी का ही एक नतीजा है कि उनको लगता है कि अगर हम फैमिली के बंधन में बंध जाते हैं तो शायद हमारा करियर जो है वो रुक जाएगा। तो फिर आप वो बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, महिला हैं, जी। तो आप और हम समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि एक महिला, नारी के बारे में बोला जाए तो नारी को नारी ही बने रहने दें। और घर, देखिए, ऊपर वाले ने नारी को बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, उस शक्तियों को नारी को पहचानना होगा। और इतनी शक्ति है नारी में कि घर परिवार को संभालते वो अपने एम को पूरा कर सकती हैं और कर रही हैं। जी, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि लड़कियां घर को भी संभाल रही हैं, उसके बाद बाहर जॉब भी कर रही हैं, फिर आके फिर घर संभाल रही हैं, पति को भी संभाल रही हैं, बच्चे को भी संभाल रही हैं। जो महिलाओं का जो काम है वो तो महिलाएं कर लेती हैं, ऐसी शक्ति ऊपर वाले ने दी हुई है, मैनेज कर लेती हैं। तो आप बेटियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप ये ना सोचें, होता है किसी किसी के परिवार में माहौल ऐसा होता है, माहौल अच्छा नहीं होता है, बेटियों को नहीं पढ़ने देते हैं, या आर्थिक रूप से जो परिवार कमज़ोर होते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते, शादी कर दो बेटी का। तो अब बेटियां भी मजबूत हो गई हैं, वो मैट्रिक करने के बाद मैं देख रही हूँ कि किसी न किसी तरह का वो प्राइवेट जॉब कर लेती हैं और जॉब करके जेब खर्च निकाल रही हैं और अपनी पढ़ाई कर रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आने वाला समय और अच्छा आगे आएगा। और माता पिता के लिए बोलना चाहूँगी कि बेटियों को पढ़ने दें। अगर अपने पैरों पर खड़ा होके वो कुछ पैसे अर्न कर रही हैं और आगे कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उसे करने दें। इसके अलावा आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर से जुड़ा सवाल तो मैं पूछूंगी कि आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे तो हर उम्र वर्ग के आते होंगे, तो उनको आप क्या सलाह देती हैं? और मुजफ्फरपुर में किसी भी बीमारी के लिए जो रूट कॉज है वो आपको क्या लगता है? हेल्थ एंड हाइजीन की कोई समस्या ऐसी लगती है? देखिए, हेल्थ और हाइजीन की जहाँ तक बात है, मैं
करीब 15 सालों से मेरे हस्बैंड चेकअप कैंप करते आ रहे हैं। 15-16 साल पहले की बात करूं तो उस समय हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम बहुत होता था। तो डॉक्टर नवीन कुमार सीतामढ़ी और आई साइड जाते थे। उस समय हेपेटाइटिस की वैक्सीन आती थी, तो कम दामों में लोगों को अवेलेबल करवाते थे कैंप लगा के। तो ऐसे कैंप उधर कैंप हम लोग करते गए, तो कुछ कुछ एरिया में मैं देखी हूँ। मैं इधर जो फ्री मोहल्ला क्लिनिक का हेल्थ चेकअप कैंप की हूँ, तो कुछ जो एरिया है जहाँ स्लम बस्तियाँ हैं, वहाँ पर हाइजीन का प्रॉब्लम मुझे लगा कि जो महिलाएं, जो बच्चियाँ हैं, उनको अपने हाइजीन के बारे में नॉलेज नहीं है। जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, उसमें आप किस तरह से अपने आप को साफ सुथरा रख सकती हैं, आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स, किस तरह की डिजीज़ हो सकती है, या फिर आप अपने डाइट चार्ट में खाने में क्या ले सकती हैं। तो ये सभी चीज़ मैं स्लम एरिया में मैं देखी हूँ। और जो एरिया जहाँ आप देख रही हैं कि जहाँ नदी का के पास का एरिया है या तालाब के पास का एरिया है, तो उस जगह पे मैं देख रही हूँ कि फंगल के प्रॉब्लम बहुत हैं, स्किन डिजीज़ लोगों को बहुत हैं। तो इस हेल्थ कैंप के दौरान मुझे ये सब पता चलता गया और अवेयर लोगों को मैं करती चली गई। बच्चियों को खास करके, आप अगर नहीं है इतने पैसे, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वहाँ मैं देख रही हूँ कि आयरन के प्रॉब्लम बच्चियों को हो रहे हैं, चूँकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग जो होती है, तो बच्चियाँ इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं। बीपी लो है, तो ये नहीं कि आप आयरन की कमी है तो आप सेब और बेदाना ही खाइए। आप लाल साग और चुकंदर भी खा सकती हैं, जो कम दामों में मार्केट में अवेलेबल है। या गुड़, जो मीठा जैसी चीज़ें हैं, उसको आप अपने डाइट में ले सकती हैं। सफाई का ध्यान है तो आप 3-4 घंटों में अपने पैड को चेंज करते रहिए। तो ये सभी चीज़ों मतलब बोलिए कि कैंप के दौरान मैं अवेयर लोगों को करती आई। जो स्किन डिजीज़ होते हैं तो उसमें आपको कैसे साफ ध्यान रखना है, तो ये सभी समस्या तो देख रही हूँ। और बाकी जो समस्या, जो पॉल्यूशन की वजह से जो सांस की प्रॉब्लम हो रही है लोगों में, ये सब देखा जा रहा है। तो वो सब का ट्रीटमेंट तो हो रहा है, मेडिसिन सब अवेलेबल जहाँ तक होता है हेल्थ कैंप के थ्रू मैं मेडिसिन भी अवेलेबल लोगों को करवाती आ रही हूँ। कैंसर का स्क्रीनिंग भी जगह जगह पर हाँ मैं करवाई हूँ, और आगे भी करवाने का सोच रही हूँ। क्योंकि अभी का जो समय है, मैं देख रही हूँ कि कैंसर जैसी बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं। खासकर ओरल कैंसर आप देख रही हैं, तो ओरल कैंसर में जो भी पान गुटखा जो खाते हैं लोग, तो अगर प्राइमरी स्टेज में उसका जांच अगर हो जाए तो बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोगों को बहुत हद तक बचाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के कैंप किया जा रहा है। इसके अलावा एक सवाल जो आपसे बनता है कि एक चिकित्सक के रूप में आपने अपनी सेवा दी और अब एक डिप्टी मेयर बन करके आप पूरे जिला को संभाल रही हैं। क्या फ़र्क देखती हैं दोनों प्रोफेशन में? फ़र्क ये है कि पहले मैं सिर्फ एज ए पेशेंट को ट्रीट करती थी। अब है कि पेशेंट अगर समस्या लेके आते हैं तो उनकी समस्या, चूँकि हाथ में कुछ पावर आ जाने से उनकी समस्याओं को मैं सॉर्ट आउट कर पा रही हूँ। और मेरे अधिकार तो लिमिट हैं, और आगे मैं चाहूँगी कि थोड़े अधिकार और मुझे आ जाएँ तो मैं फ्री होके उनकी समस्याओं को सुन सकूँ और जल्द से जल्द उसका निदान कर सकूँ। तो क्या इसके आगे, अभी आप डिप्टी मेयर हैं, जाहिर सी बात है कि हर क्षेत्र की अपनी एक ऊपर की महत्वाकांक्षा होती है, तो क्या आप चाहती हैं कि अब इसके ऊपर के लेवल का अधिकार आपको मिले? बिल्कुल मैं चाहूँगी। मैं जहाँ जा रही हूँ तो लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, और लोग बोलते हैं कि आपको आना चाहिए आगे। तो लोगों का सपोर्ट है। अगर लोग मौका मिला तो मैं आना चाहूँगी। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात मैं आपसे पूछ रही थी और आपने ढके ढके शब्दों में कहा कि हाँ मौका मिलेगा तो करेंगी। तो मैं आपसे साफ शब्दों में पूछ लेती हूँ कि जो अभी बिहार चुनाव आने वाला है विधानसभा का, इसमें अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप इसमें चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल। और मैं जहाँ भी क्षेत्र के विज़िट में जाती हूँ, निरीक्षण में जाती हूँ, तो लोग मुझसे आशाएं रखे हुए हैं, और विश्वास है लोगों को कि मैडम आप आगे आइए और प्रतिनिधित्व कीजिए। तो
तैयारी कर रही हूँ मैं विधानसभा की, और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट देगी। एक महिला और एक शिक्षित महिला, अगर ज़्यादा मुझे लगता है कि क्षेत्र का विकास पढ़ी लिखी महिला अगर होती है, शिक्षित होती है, और महिला ज़्यादा दुख दर्द को और समस्या को समझ सकती है और उसका निराकरण कर सकती है। तो पार्टी को मुझ पर विश्वास है, और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, और तैयारी मैं विधानसभा की कर रही हूँ। और तो जहाँ भी आगामी चुनाव में हम अपेक्षा करेंगे कि आप भी एक उम्मीदवार होंगी हमारे बिल्कुल बिल्कुल अपेक्षा भी कीजिए, और मुझ पर भरोसा भी कीजिए कि अगर मैं आऊँगी तो मुजफ्फरपुर का विकास जो अभी रुका हुआ था, और पिछले 2 सालों में मेरी जितनी भी कोशिश हुई है, मेरे जो अधिकार थे, अधिकार से ऊपर उठकर मैंने काम किया है, और जो मैं नहीं कर पाई हूँ अधिकार सीमित होने की वजह से, उसको मैं चाहूँगी कि उस कार्य को मैं पूरा करूँ। अब जैसे कि आप देखें कि यहाँ स्टेडियम नहीं है हमारे मुजफ्फरपुर में एक भी अच्छा, या ऑडिटोरियम अगर कहा जाए तो दरभंगा में 2-3 ऑडिटोरियम बने हुए हैं, और हमारे मुजफ्फरपुर में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है। अभी हम लोगों ने लेटर लिखा है, उसके बाद नगर विकास विभाग से फंड आया हुआ है, तो 1 करोड़ की राशि आई है। तो ऑडिटोरियम, और मैं चाहूँगी कि ऑडिटोरियम जो है हो गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि हम लोगों को भी गर्व हो कि नहीं हमारे मुजफ्फरपुर में ऑडिटोरियम बना है। अभी फ्लाईओवर की भी बात चल रही है, तो उस कार्य को मैं चाहूँगी कि अगर मेरे हाथ मजबूत होते हैं तो यहाँ बहुत सारे क्षेत्रों में मैं देख रही हूँ कि जहाँ भी रेलवे गुमटी होती है वहाँ जाम की समस्या हो जाती है। तो अगर फ्लाईओवर बन जाए, अभी रामदयालु के पास के फ्लाईओवर का सैंक्शन हुआ है, तो कोशिश रहेगी कि इन सभी कामों को मैं आगे बढ़ाऊं, यहाँ की जो जाम की समस्या है उससे मुक्ति मिले, ऑडिटोरियम बन जाए, स्टेडियम, ऐसे स्टेडियम बने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ आके गेम्स हो, तो मुझे भी गौरव का अनुभव होगा। और जितनी कोशिश होगी, अगर मेरे हाथ मजबूत होते हैं तो मुजफ्फरपुर के विकास के लिए मैं हर संभव कोशिश करूँगी। जी। मतलब डिप्टी मेयर होकर के जो आपके पास सीमित अधिकार हैं, वो आप विधायक बन करके अपने अधिकार का दायरा बढ़ाते हुए जो भी विकास के रुके हुए कार्य है उनको आप पूरा करेंगी। बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें आपको ज़रूर से टिकट मिले और आप हमारे शहर को रिप्रेजेंट करें एज अ विधायक। ये तमाम बातें डॉक्टर मोनालिसा से हमने सुनी कि किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आने के बावजूद भी वो वहाँ रुक नहीं गई। वो चाहती तो एक चिकित्सक की तरह आराम से अपना जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर इच्छा थी समाज को बदलने की, अपने ज़िले को बदलने की, और इसलिए फिर उन्होंने किस तरह से राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्रिय किया और अब अपने पूरे ज़िले की जिम्मेदारी उठाकर उसको बदलने का काम कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोनालिसा। आपकी बातें सुनकर के जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि उनको सिर्फ घर पे नहीं बैठना है, और करियर ओरिएंटेड भी यहीं तक नहीं कि सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त होना है, समाज को बदलने की ज़रूरत है। और हम आप अगर आगे आएंगे तो एक ना एक दिन समाज ज़रूर बदलेगा। और मैं चाहूँगी कि हमारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सही मायने में बने, तो इसके लिए हम सभी को भी स्मार्ट बनना होगा, यहाँ के लोगों को भी स्मार्ट बनना होगा, और मुझे सपोर्ट आप लोग करें तभी ये संभव हो पाएगा। बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ अगर आपको एक स्मार्ट परिवेश में रहना, स्मार्ट शहर में रहना है, तो आपको खुद को भी स्मार्ट बनाना होगा, और इसलिए हमारी जो स्मार्ट डिप्टी मेयर हैं वो आपको ये सारी जानकारी बता रही थी। साक्षात्कार को यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।